प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का यह फार्मूला है जिसे हम कहते हैं ओ अपॉन यस। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यस का मतलब सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग, एंड का प्रयोग, आर का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव सेंटेंस के अंतर्गत। फिर हम एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हैं, उसके बाद या रिमेनिंग वर्ड लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं। बाय के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन प्रयोग किए जा सकते हैं। ओपी का मतलब अदर प्रीपोजिशन। और सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अब हम फार्मूले की बात करें। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है। और इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यदि यह, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर में दिया गया हो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार हम इज का प्रयोग करते हैं। यदि इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में आई दिया गया हो तो उसके साथ आई एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम का प्रयोग करते हैं। यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में यू, वी, दे या प्लूरल नंबर्स होने पर हम इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस के अंतर्गत वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। उसके बाद यदि उस सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड या रिमेनिंग वर्ड दिया गया हो तो उसे हम लिख लेते हैं, यदि नहीं दिया गया है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। फिर हम बाय लिखते हैं। बाय एक प्रीपोजिशन है, बाय के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ निर्धारित शब्द दिए रहते हैं। मात्र उन्हीं शब्दों के साथ अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल, रमेश cooks food in the kitchen। अब हम देखें, सबसे पहले सेंटेंस देखें कि किस वॉइस में दिया गया है। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले इसको डिक्टेट कर देते हैं। यह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हुआ, यह एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, यह जो है यह ऑब्जेक्ट है। इन द किचन यह कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हमेशा रिमेनिंग वर्ड के रूप में या एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं बदलता है, सब्जेक्ट के रूप में होता ही नहीं। हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इस प्रकार हम इसकी चर्चा करें। यस, ओ, अब क्या करते हैं, ओ बदल जाता है, यस के रूप में यस बदल जाता है ओ के रूप में। यह एग्जाम्पल, इसको हम बदले, यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ है, यह क्या है, यह ओ दिया गया है। इस ओ को हमको यस के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, हो गया फूड। फूड के बाद चूंकि यह सिंगुलर नंबर का काम कर रहा है अतः इज। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। कुक्ड, रिमेनिंग वर्ड क्या बचा, रिमेनिंग वर्ड इन द किचन। इन द किचन, इन द किचन। अब इन द किचन के बाद क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं बाय, यह हुआ आपका बाय। बाय के बाद अब रमेश जो कि नॉमिनेटिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस रमेश होगा। किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वही रहता है जो नाम दिया हो। इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फूड इज कुक्ड इन द किचन बाय रमेश। नेगेटिव सेंटेंस का रोल क्या है उसके फार्मूला को हम देखें। फार्मूला है ओ अपॉन एस। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के
सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं और इसके अनुसार हम इज नॉट का, एम नॉट का, आर नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर्स के रूप में हो तो इज का ना, इज नॉट का प्रयोग। यदि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में आई दिया गया हो तो उसके साथ एम नॉट का प्रयोग। सेंटेंस नकारात्मक होना चाहिए। यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर्स में हो या वी, यू, दे के रूप में हो तो आर नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं, फिर बचे हुए शब्दों को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं या दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं और सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, द प्यून रिंग्स द बेल इन द स्कूल। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, यह सेंटेंस द प्यून डज नॉट रिंग द बेल in the school, in the school। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नेगेटिव है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम इसका डिक्टेशन कर लें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। द प्यून यह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और डज यह हेल्पिंग वर्ब है, रिंग यह मेन वर्ब है, द बेल या ऑब्जेक्ट है, जबकि इन द स्कूल यह कॉम्प्लीमेंट है। अब द बेल ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, द बेल। अब द बेल लिखने के बाद हमको देखना है कि यह सिंगुलर है या प्लूरल। हम देख रहे हैं कि सिंगुलर नंबर है तो अतः इसके साथ इज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हुआ इज नॉट। अब तीसरे पार्ट की हम टैली करें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या आपका है, रिंग है, रिंग का थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग होगा। यह हुआ RUNG, रंग हुआ। रंग के बाद हम देखेंगे क्या सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में इन द स्कूल है, अतः उसको हम लिख लेंगे इन द स्कूल। इन द स्कूल लिखने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, बाई और अदर। तो हम देख रहे हैं शब्द कोई ऐसा अलग से है नहीं कि जिसके साथ हम अदर का प्रयोग करें, अतः बाई का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हमने लिखा बाई। अब हम देख रहे हैं एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द प्यून। द प्यून क्या है, यह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वही होगा, अतः हम वही लिखेंगे। हो गया द प्यून। इस प्रकार यह सेंटेंस आपका नेगेटिव हुआ, द बेल इज नॉट रंग इन द स्कूल बाय द प्यून। तीसरे एस्पेक्ट की बात करें, तीसरा एस्पेक्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम नेगेटिव पढ़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में इज एम आर लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। प्रश्न उठता है कि सर कब इज लिखते हैं, कब आर लिखते हैं, कब एम लिखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है एज ए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर्स के रूप में दिया गया हो तो आरंभ में हम इज का प्रयोग करते हैं। यदि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में आई दिया गया हो तो हम आरंभ में एम लिखते हैं। यदि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में यू, वी, दे या प्लूरल नंबर्स आए तो हम स्टार्टिंग में आर लिखते हैं। फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, तत्पश्चात वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर हम बचे हुए शब्दों को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं, तत्पश्चात बाय लिखते हैं। बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है डू द टीचर्स टीच अस इंग्लिश।
पैसिव वॉइस के रूप में बदलने के पूर्व सबसे पहले हम इसको डिक्टेट कर लेते हैं। या आपका हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर्स या आपका सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। टीच क्या है, टीच आपके मेन वर्ब में दिया गया है। अस या आपका ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश यह भी ऑब्जेक्ट है। अस को हम आईओ कहते हैं, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह है डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि वाक्य में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए गए हों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम प्रायः उसमें जो सजीव रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं और निर्जीव वाले वाक्य से भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इसको बना सकते हैं, दोनों से परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें आईओ की, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसको हम लेंगे अस का ऑब्जेक्टिव केस अस है, इसका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा वी के अनुसार आरएन में डू के स्थान पर क्या लिखा जाएगा वो जानना जरूरी, क्योंकि वी प्लूरल नंबर्स में काउंट किया जाता है, अतः यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। यह हुआ आर के बाद एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर हुआ वी के बाद हम कंपैरिजन करें, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पर है टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टाट, टीच का थर्ड फॉर्म हुआ टाट के बाद हमको देखना है कि क्या एक्स्ट्रा वर्ड बचा है, यहाँ हम देख रहे एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में इंग्लिश दिया गया है, अतः हम लिख लेंगे इंग्लिश लिखने के बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद द टीचर्स जो कि सब्जेक्ट एक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा वही होगा, अतः यहाँ पर हमने लिखा द टीचर्स हमने लिख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोगेशन चिन्ह लगना जरूरी है, यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। इसका हम दूसरे तरह से भी परिवर्तन कर सकते हैं, यदि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में एज्यूम करें तो हो जाएगा इज इंग्लिश, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रहेगा टाट। एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में अब इसमें अस बचा है, इसको हम यहाँ पर अस लिखें, फिर हम बाय लिखेंगे, द टीचर्स का ऑब्जेक्टिव केस वही होगा द टीचर, अतः उसको हम वही लिख लेंगे जो दिया है, क्योंकि उसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों वही होता है। इस प्रकार दोनों तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं, आर वी टाट इंग्लिश बाय द टीचर या इज इंग्लिश टाट अस बाय द टीचर, दोनों तरह से हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड टाइप का यह फार्मूला है। सबसे पहले हम आई डब्ल्यू लिखते हैं, जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में आपका वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच इत्यादि दिया रहता है, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में उसको हम लिख लेते हैं। उसको लिखने के बाद पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर इज, आई एम, आर का प्रयोग करते हैं। पहले की तरह यदि वाक्य सिंगुलर नंबर में है तो हम इज का प्रयोग आई के रूप में है, तो एम का प्रयोग प्लूरल नंबर्स के रूप में है तो आर का प्रयोग करते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ कि कोई चीज है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर बचे हुए शब्दों को एज एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं, फिर हम बाय लिखते हैं, तत्पश्चात एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल वाई डज द टीचर टीच अस हिंदी। यह सेंटेंस आपका जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम डिक्टेट कर लेते हैं। यही आपका आई डब्ल्यू हुआ, जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। यह हमेशा पहले लिखा जाएगा। यह आपका हुआ हेल्पिंग वर्ब, यह द टीचर, यह आपका सब्जेक्ट हुआ एक्टिव वॉइस का। टीच क्या है, टीच आपका मेन वर्ब है, यह आपका आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह आपका
डीओ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यदि आप लोग अस के अनुसार इसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो करना का क्या होगा, अस इसका ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। वी को हम एज्यूम करके सबसे पहले आई डब्ल्यू को तो लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया आई डब्ल्यू क्या है आपका वाई है। वाई के बाद दूसरे स्थान पर की जाए मार्ग में से एक का प्रयोग करना है, उसके लिए अस को देखना होगा। अस के अनुसार क्या हो जाएगा, अस के अनुसार हुआ आर, उसके बाद हो जाएगा वी, वी के बाद इसमें नॉट नहीं दिया गया, नहीं लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका हो गया टाट, वाई आर वी टाट। टाट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड है क्या, एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर हिंदी दिया गया है, अतः हमने हिंदी लिखा। हिंदी के बाद बाई, बाई हुआ। अब क्या करेंगे, द टीचर का ऑब्जेक्टिव केस द टीचर ही होगा, तो अतः हमने लिखा द टीचर। इस प्रकार यह आपका पैसिव वॉइस बना, वाई आर वी टाट हिंदी बाई द टीचर। इसको दूसरे तरह से भी हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यदि हम हिंदी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में माने तो हम आरंभ में इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई है तो वाई इसको लिखेंगे। वाई के बाद दूसरे स्थान पर हम यहाँ पर आर लिखें, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अस के अनुसार आर का प्रयोग हुआ। यहाँ हिंदी के अनुसार क्या हो जाएगा, हिंदी के अनुसार हुआ इज, इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट है, हमने लिखा हिंदी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ टाट। अब रिमेनिंग वर्ड के रूप में इसमें अस बच जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा अस, यहाँ पर हमने लिखा अस। अस के बाद बाई जो प्रीपोजिशन है, द टीचर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, द टीचर होगा। इस प्रकार द टीचर हमने लिखा। और इंट्रोगेशन मार्क्स महत्वपूर्ण है, यदि अंत में इंट्रोगेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो यह सेंटेंस टोटली रॉन्ग माना जाएगा। जय हिंद।